साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। करेंगे शुरुआत, लेकिन उससे पहले वक्त है आज के पॉलिटिकल पंच का। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने उस समय उस प्रकार की सौहार्दता का परिचय दिया। स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी अपनी जान पर खेल करके समाजवादी पार्टी के गुंडों से भिड़े थे स्टेट गेस्ट हाउस में। तब जाकर के सुश्री मायावती जी सुरक्षित हो पाई थी। वहां कौन सा आरक्षण, आपको कौन से संशोधन की आवश्यकता है? क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी अपने इतिहास भी गवाह है। वर्तमान में पूछ लीजिए, क्या एक भी महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष आपने बनाया है? नहीं बनाया। पहली महिला प्रधानमंत्री इस देश को कांग्रेस पार्टी ने दी, इंदिरा गांधी। कि अगर आप महिलाओं को सच में आरक्षण देना चाहते हो तो आज की वर्तमान स्थिति में उत्तर प्रदेश की सदन में 403 सीटों पर आप 33 क्या 50% का आरक्षण लागू करो और पूरा समूचा विपक्ष आपके साथ खड़ा हो जाएगा। लेकिन आप तो षड्यंत्र करना चाहते हो, आप तो विधानसभाओं को तोड़ना मरोड़ना चाहते हो। कि जब इनकी सरकार थी तो महिलाओं पर अत्याचार एक सामान्य बात थी। इनके नेताओं के बयान उस समय के अगर आप देखें तो उस समय के जो बयान होते थे कि हाँ लड़कों से गलती हो जाती है, ये महिलाओं के प्रति सम्मान है कि महिलाओं का अपमान है। उत्तर प्रदेश विधानसभा आज किसी रण क्षेत्र से कम नहीं थी। मुद्दा था नारी शक्ति वंदन अधिनियम और निशाने पर था विपक्ष। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सदन में विपक्ष को न सिर्फ निशाने पर लिया बल्कि कांग्रेस और सपा को महिला विरोधी बताते हुए गेस्ट हाउस कांड तक का जिक्र छेड़ दिया। सीएम योगी ने साफ शब्दों में कहा कि जो दल महिला आरक्षण के विरोध में खड़े हैं उनका आचरण देखकर गिरगिट भी शर्मा जाए। सीएम योगी ने 1995 के गेस्ट हाउस कांड से लेकर शाहबानो केस तक का जिक्र कर विपक्ष को नारी विरोधी करार दिया और सदन में निंदा प्रस्ताव भी पारित हो गया। विपक्ष ने भी पलटवार करते हुए इसे बीजेपी की चुनावी नौटंकी बताया। पूरे माहौल में सवाल ये कि बेटियों के हक पर बात जारी है सियासी विवाद। इसी पर आज की महाबहस। गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। डॉक्टर ऋचा सिंह हमारे बीच में है, बीजेपी प्रवक्ता। कपिल श्रीवास्तव जी हमारे बीच में है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। थोड़ी देर में कांग्रेस के भी स्पोक्स पर्सन हमारे साथ होंगे और सुभाषपा के भी स्पोक्स पर्सन हमें ज्वाइन करेंगे। प्रभात त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले महाबहस के सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं। यूपी विधानसभा में वार पलटवार, बिल पर तकरार, निंदा प्रस्ताव पास हो गया और इसके पक्ष और विपक्ष में दोनों ही तरफ से दलीलें रखी गई, अपनी अपनी बात रखी गई। दरअसल महिलाओं का एक ऐसा मुद्दा है, महिला आरक्षण बिल एक ऐसा मुद्दा है जिस पर इस वक्त सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे को कटघरे में खड़े करने पर तुला हुआ है और जिसके लिए सब अपने अपने तर्क गढ़ रहे हैं। गेस्ट हाउस कांड का जिक्र योगी के निशाने पर एसपी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाउस के अंदर से गेस्ट हाउस कांड का जिक्र किया और कहा कि इसी से स्पष्ट है कि महिलाओं को लेकर क्या सोच है समाजवादी पार्टी की। बेटियों के हक पर बात जारी है सियासी विवाद। इसी पर शुरू करते हैं आज की डिबेट। पूरा गेस्ट पैनल हमारे बीच में है। सबसे पहले कपिल श्रीवास्तव जी, आज जब निंदा प्रस्ताव पर चर्चा चली, एक बात तो स्पष्ट थी कि महिला विरोधी वहां कोई नहीं अपने आप को कह रहा था, चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो पक्ष हो। बहस बस इस बात की कि कौन किसको कटघरे में खड़ा करने में कामयाब हो जाए। बीजेपी ने गेस्ट हाउस कांड का जिक्र किया, शाहबानो केस का जिक्र किया, तो दूसरी तरफ से कहा गया कि भाई महिला प्रधानमंत्री हमारी ही पार्टी ने बनाई, या महिला आरक्षण आप 33% उन्हीं सीटों पर दीजिए, आपकी मंशा साफ नहीं है। तो कुल मिलाकर महिलाओं को लेकर ये घमासान है और आपको लग रहा है कि यूपी चुनाव तक ये मुद्दा चलेगा, क्योंकि इसके पीछे जो संवैधानिक अड़चने हैं वो तो हमने देखा हाउस के अंदर से नहीं पास हो पाए उसके संशोधन। इसी को लेकर बीजेपी अब देशव्यापी अभियान भी आप लोगों के खिलाफ चला रही है। कपिल जी। आस्था जी, आवाज आ रही है? जी जी। देखिए, इस बात को तो पहले ही क्रिस्टल क्लियर कर देना चाहिए कि नारी बंधन अधिनियम पास हो चुका है और सरकार नोटिफिकेशन करके उसको लागू कर चुकी है, लेकिन उसका क्रियान्वयन जानबूझ करके रोका हुआ क्योंकि उसमें दो संशोधन इन्होंने शर्त लगाई थी, उसका संशोधन लेकर के ये नहीं आए, ये परिसीमन लेकर के आए और वो भी संवैधानिक संशोधन लेके आए थे, विधेयक के अंदर नहीं था।
इसलिए गलत बयानी से सभी बाधा हैं, क्योंकि ये नारी बंधन अधिनियम पास है और सरकार ने इसमें जो शर्त लगाई है, अगर उस शर्त को वो हटा ले, बैठ जाते हैं एक दिन संसद में, तुरंत हटा देते हैं, उसको लागू कीजिए और 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर 33% एज इट इज जिस तरीके से पास है वैसे लागू हो जाएगा। क्या इसमें बुरी बात है? अगर सरकार पाक साफ है, क्रिस्टल क्लियर है उसका कि वो नारी बंधन अधिनियम के साथ खड़ी है, अपने ही नारी बंधन अधिनियम के साथ, तो 2 शर्त हटाओ और लागू करो और 27 में जो है उत्तर प्रदेश के अंदर उसको 33% आरक्षण हमारी बहनों को दीजिए और होने वाले तमाम राज्यों में दीजिए, 2029 में दीजिए। और उसके पहले अगर आप लागू कराना चाहते हैं, परिसीमन से पहले आप जनसंख्या की गिनती करा लिए, परिसीमन कर लीजिए और उसके बाद उसको आप लागू कर दीजिएगा आप बढ़े हुए सीटों पर। अभी जितनी सीटें हैं उन पर आप लागू कर दीजिए, तो ये नहीं करेंगे। दूसरी चीज, योगी जी से उम्मीद करती हैं आप महिला बंधन करेंगे? आप बताइए ना, नेता प्रतिपक्ष हैं माता प्रसाद पांडे, उनकी पत्नी को बुढ़िया कह रहे थे। आप बताओ, योगी होने का मतलब ये थोड़ी ना होता कि आप जिसको चाहिएगा अपशब्द और अपमानहानि कीजिएगा। तो सबसे बड़ी बात यही है कि आरएसएस के अंदर आज तक महिलाओं को सम्मान नहीं मिला। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही तमाम इधर केसेस आपने देखे होंगे, अपने ही महिला नेत्रियों के साथ गलत व्यवहार भाजपा के नेताओं ने किया है, वो हमको कहलवाइए मत। और तीसरा, प्रधानमंत्री जी स्वयं पहले अपनी पत्नी का बंधन कर लें, फिर सारी विषय पर रहते हैं। और इस बीच अंशु अवस्थी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, मैं उनका भी रुख कर लेती हूं। अंशु जी, आज यूपी के विधानसभा से निंदा प्रस्ताव पास हो गया। एक तरफ सत्ता पक्ष आप लोगों के खिलाफ सड़क पर है और दूसरी तरफ आप लोग भी सत्ता पक्ष के खिलाफ सड़क पर हैं, और बीच में है महिलाएं, और दोनों का ये दावा कि भाई महिला आरक्षण बिल जो है वो आपकी वजह से पास नहीं हो रहा। अब जो महिलाएं देख रही हैं, जो परिस्थितियों को समझ रही हैं, अभी वेस्ट बंगाल का भी रिजल्ट आने वाला है और यूपी चुनाव भी दूर नहीं है। देखिए, सवाल रिजल्ट का नहीं है। हमें उम्मीद थी कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आज एक ऐतिहासिक दिन होगा और उत्तर प्रदेश की जो भाजपा सरकार है वो इस प्रदेश की महिलाओं के लिए प्रस्ताव पास करेगी और केंद्र सरकार को प्रस्ताव पास करके भेजेगी कि 2027 में जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो उसमें 33% आरक्षण मिले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आरक्षण देना ही नहीं है, उनको सिर्फ इस पे राजनीति करनी है, सिर्फ तमाशा खड़ा करना है। मुझे आप बताएं, वो उस कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं जिसकी 5 राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला रही हैं। जिस कांग्रेस ने पहला प्रधानमंत्री महिला कांग्रेस ने दिया, देश की पहली राष्ट्रपति कांग्रेस पार्टी ने बनाई, देश की पहली लोकसभा स्पीकर कांग्रेस पार्टी ने बनाई, उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जी वो कांग्रेस पार्टी से थी। वो उन पर सवाल वो लोग खड़ा कर रहे हैं जिनका आज तक एक भी राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई महिला नहीं हुआ। ये जो संसदीय बोर्ड है भारतीय जनता पार्टी का, 12 सदस्य हैं, उसमें मात्र एक महिला है। 72 कैबिनेट मंत्री हैं मोदी जी की सरकार में, लेकिन कैबिनेट मंत्री महिला कितनी है? सिर्फ 2। तो जो लोगों की नीयत ही खराब है वो लोग क्या सवाल निंदा प्रस्ताव पास करते हैं। आज हमारी नेता विधानसभा में आराधना मिश्रा मोना जी ने विधानसभा के अंतर्गत नियम 110 के तहत मांग की कि विधानसभा उत्तर प्रदेश की सभी लोग एक प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजें कि 2027 में जो चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में उसमें 33% पे हम चुनाव लड़ाएं, बहनों को यहाँ से टिकट मिले। कंक्लूड करिए। लेकिन दुर्भाग्य है, प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में 40% महिलाओं को टिकट दिया था। सवाल जीत हार का नहीं है, सवाल हक और अधिकार का है। अच्छा, एक चीज बताइए, भारतीय जनता पार्टी का आज तक कोई भी बिल नहीं गिरा, लेकिन ये बिल गिर रहा है। क्यों? क्योंकि बिल तो पहले ही 2023 में पास हो चुका है। बीजेपी की ओर से डॉक्टर ऋचा सिंह हमारे बीच में। अंशु जी, मैं लौटूंगी आपके पास। ऋचा जी, सवाल बहुत सारे हैं और पैनल पर आप सुनी रही होंगी, सपा और कांग्रेस सवाल उठा रहे हैं और वो ये भी बता रहे हैं, कांग्रेस ने तो पूरा अपना ट्रैक रिकॉर्ड पीछे से बता दिया कि कितनी पार्टी अध्यक्ष रही, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री और पहली राष्ट्रपति कांग्रेस पार्टी की ओर से। बीजेपी में दम है कि अपना महिला को बना। अरे चुप हो जाइए, आपका समय खत्म हो गया। क्या अगला प्रधानमंत्री ये महिला दे सकते हैं? इनकी हिम्मत है? अंशु जी, शांत रहिए जरा और बात आने दीजिए ना। आपने एक साथ बहुत सारे आरोप लगाए हैं, तो अब एक बार उनकी बात सुन लेते हैं ना, फिर बोलने का मौका मिलेगा। अभी पूरा आधा घंटा आप सब रखिए। ऋचा जी बोलिए। क्या इनको भरोसा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकती महिला? ठीक है, अब आप जवाब सुन लीजिए। हाँ, बोलिए ऋचा जी, बताइए। बनाएंगे?
अरे चुप हो जाइए। भारतीय जनता पार्टी में तो हर कार्यकर्ता को ये भरोसा है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो सकता है, मुख्यमंत्री भी हो सकता है, प्रधानमंत्री भी हो सकता है। सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, आराम से सुन लीजिए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी दोहरा चरित्र रखती है। गिरगिट की तरह वातावरण देखकर आप खेद नहीं करते, अच्छा नहीं लगता। एक सेकेंड अंशु जी, हाँ, अभी काउंटर आर्ग्यूमेंट्स नहीं हो रहे हैं। अभी सब लोग अपना ओपनिंग रिमार्क एक बार रख दें। आपको अनइंटरप्टेड सबने सुना, अब आप भी सबको एक बार सुनिए, उसके बाद में आपको फिर समय दूंगी, आपको काउंटर करना है। ऋचा जी बोलिए। सुनने का अर्थ ये नहीं है कि आप दूसरों का पीसीआर बोलने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ऋचा जी बोलिए। नहीं, आस्था जी, अभी कांग्रेस पार्टी अपने कृत्यों को गिना रही थी। चूंकि ये एक परिवारवादी पार्टी है तो इन्होंने ये नहीं बताया कि उसमें से कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री इन्होंने अपने ही परिवार से लिए। समाजवादी पार्टी ये नहीं बताएगी कि इनके केवल 5 महिला सांसद सदन में है, हमारी 31 महिला सांसद सदन के भीतर हैं। और हमने इस देश को आदिवासी समाज से आने वाली महिला को इस देश का राष्ट्रपति बनाया है। लेकिन सवाल आज महिला आरक्षण बिल का है। एक तरफ ये कहते हैं कि हम महिला आरक्षण बिल के साथ हैं, लेकिन जब उसी महिला आरक्षण बिल को लागू करने के लिए बाधा निवारण बिल लाए जाते हैं तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के लोग मिलकर उसको गिरा देते हैं। और उसको गिराने के बाद मेजे थपथपाकर ये नजर आते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं कि लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वाली, आप बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने 40% टिकट उत्तर प्रदेश में महिलाओं को दिए, जहां पर आपका जनाधार 0 था। लेकिन ये नहीं बताते कि इन्होंने हरियाणा में, गुजरात, हरियाणा में या फिर राजस्थान में कितने टिकट दिए जहां पे पार्टी का जनाधार मौजूद था। क्योंकि आप महिलाओं को केवल और केवल टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। समाजवादी पार्टी को अपना इतिहास भूलना नहीं चाहिए कि जो सरकार बहुजन समाज पार्टी के जो है समर्थन से समाजवादी पार्टी ने बनाई थी, जब बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने का समय आया तो गेस्ट हाउस में घुसकर समाजवादी पार्टी के गुंडों ने उनके कपड़े फाड़ दिए। ये नहीं बताते कि 1996 में इन्होंने देश के सदन के भीतर ये खड़े होकर कहा कि महिला आरक्षण बिल लागू हो जाएगा तो युवा सांसदों को सीटी बजाने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि ये मानते हैं लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सड़क से सदन तक हम महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर प्रतिबद्ध है। यही कारण है कि इस देश को पहली दलित महिला मुख्यमंत्री हमने दी, उत्तर प्रदेश को दलित महिला मुख्यमंत्री दी, और हम ही वो हैं जो महिला आरक्षण बिल को लागू करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी को अपनी गिरगिट प्रवृत्ति छोड़ देनी चाहिए और महिलाओं का विरोध करना, महिलाओं का अपमान करना, ये तो समाजवादी पार्टी के डीएनए में है। और कांग्रेस पार्टी से एक और सवाल पूछ लीजिए कि 2004 से लेकर 14 तक सोनिया गांधी जी सुपर प्राइम मिनिस्टर थी इस देश की, इन्होंने क्यों नहीं महिला आरक्षण बिल को कपिल जी 20 सेकंड, कपिल जी फिर अंशु जी, और उसके बाद में प्रभात त्रिपाठी जी का रुख करूंगी। 20 सेकंड कपिल जी। पहली बात तो ये कि इनके मुंह से अच्छा नहीं लगता है कि गिरगिट की तरह। अरे गिरगिट की तरह तो आप रंग बदली, हमने तो आपको टिकट दिया था, आप हार गए तो सत्ता की टिकट देने का मतलब ये थोड़ा आपने सपा क्यों छोड़ी? आपके साथ किसने बदसलूकी की? आप मुझे बताइए। हमने तो आपको टिकट देके अभिनंदन किया, आप मत कहा कीजिए, अच्छा नहीं लगता। दूसरा, बहन मायावती जी ने 2019 के इलेक्शन में ये साफ कर दिया। अब इनकी आवाज बंद कराइए प्लीज, जैसे आपने अंशु ऋचा जी सेकंड आपने अब आप दोनों की ऑडियो क्लियर नहीं जा रही है इस तरीके से। शांत रहिए, आपको बोलने का मौका मिलेगा। ऋचा जी शांत रहिए, शांत रहिए ऋचा जी। हाँ कपिल जी। देखिए 2019 देखिए फिर बोल रही है, आपकी बात नहीं मान रही ऋचा जी, क्योंकि ऋचा सिंह को अपने जातिगत आधार पे इतना अपमानित किया कि ऋचा सिंह को पार्टी छोड़नी पड़ी। और ऋचा सिंह की नहीं, अब आपने उनको सपा का उलाहना दे दिया। उदय प्रताप सिंह कौन है? पार्टी छोड़ने का उलाहना दे दिया। बंद कराइए पहले, इनका आवाज बंद कराइए। ये आस्था जी, अंशु जी की आवाज बंद कराएगी थी, अंशु जी की आवाज बंद कराएगी। एक सेकंड, इस तरह डिबेट नहीं चलेगी। आप सभी लोग शांत हो जाइए, सभी लोग शांत हो जाइए। नहीं, सभी लोग शांत हो जाइए, ऐसे डिबेट नहीं चलेगी। मैं जिसका नाम लूंगी उसकी बात सुनवाई जाएगी। आप सभी लोग शांत रहिए। ऋचा जी शांत रहिए। आप हमारे साथ राघवेंद्र राम द्विवेदी जी सुभाषपा के भी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। और प्रभात त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में। प्रभात जी, यहाँ क्रेडिट महिलाओं के लिए, क्योंकि सब समझ चुके हैं। कपिल जी शांत रहिए, किसी की आवाज नहीं जा रही है। ऋचा जी शांत रहिए, एनर्जी वेस्ट मत करिए, किसी की आवाज नहीं जा रही है, सिवाय मेरे किसी की आवाज नहीं जा रही है, केवल प्रभात त्रिपाठी जी की आवाज जाएगी ऑन एयर। प्रभात जी,
यहां पर देखिए हर पार्टी को समझ आ चुका है। आप पिछले कई राज्यों के चुनाव नतीजे उठा करके देखें कि महिला कितनी बड़ी डिसाइडिंग फैक्टर हुई है। जब महिलाएं वोट करने पर आती हैं तो जाति धर्म सारा फैक्टर जो है वो सेकेंडरी हो जाता है, महिलाएं अपने मुद्दों पर आकर वोट कर देती हैं। तो अब ऐसे में ये जो महिला आरक्षण बिल है जिसे सरकार संशोधन के साथ लागू करना चाहती थी 2029 के साथ ही, वो संशोधन तो गिर गया। अब लड़ाई सड़क पर है और आपको लग रहा है कि अभी एक परसेप्शन वॉर ज्यादा बन चुका है, क्योंकि कह तो दोनों ही पक्ष एक बात रहे, सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी, दोनों ही चाहते हैं महिला आरक्षण हो, दोनों ही चाहते हैं कि भाई जल्द से जल्द लागू हो, लेकिन अब उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस इतनी है और कौन जिम्मेदार है यहां होड़ उसकी। प्रभात जी देखिए आस्था जी, देश की आजादी के बाद देश की जो आधी की बात चल रही है, आधी आबादी में जो महिलाएं हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र रहती हो शहरी क्षेत्र में रहती हो, उनका ढंग और उनकी स्थिति कब बदली है ये क्या कांग्रेस वाले बताएंगे? 50 साल में उनको क्या मिला है? आज योगी आदित्यनाथ जी ने सदन में जो बात रखी और उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो निंदा प्रस्ताव पास हुआ, वो भले ही उसका नेतृत्व 2027 के चुनाव को लेकर लोग जोड़े, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो उन्होंने गेस्ट हाउस की रखी, जो सपा का चित्र उन्होंने बनाया, कांग्रेस ये कांग्रेस का कहा बेटी रहूं, लड़ सकती हूँ की सड़कों में उतरी, लेकिन उसके बाद क्या इन्हें उनका मुख्यमंत्री पद पहुंच गया कि हमारे देश की अगली उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री होंगी? क्या डिंपल को कभी समाजवादी पार्टी ने आगे लाया? आज उत्तर प्रदेश के विधानसभा में जिस तरीके की चर्चा हुई है और विपक्ष ने जो अपनी भूमिका निभाई है, इससे ये लगता है कि जो बात लालू प्रसाद यादव ने और मुलायम सिंह ने कही थी कि मेरी लाश से होकर गुजरेगा 33% आरक्षण कहिए, और उन्होंने आज तक सदन पार्लियामेंट में पास नहीं होने दिया। तो ये जो पूरी लड़ाई है, आज जिस तरह आधी आबादी को चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या यूपी की सरकार हो, सबसे बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का विषय है। महिलाएं सुरक्षित है उत्तर प्रदेश के अंदर। लॉ एंड ऑर्डर की बात अगर विधानसभा में आएगी तो योगी आदित्यनाथ को याद किया जाएगा। अगर योगी आदित्यनाथ ने मायावती की बात कही है तो समाजवादी पार्टी को जवाब देना पड़ेगा कि आखिर उनके गुंडों ने क्या किया मायावती के साथ। तो जो ये दोहरा चरित्र महिलाओं को लेके विपक्ष का, ये इन्होंने एक मौका खो दिया है। इनको एक अच्छा मौका मिला था अपनी राजनीति को, अपने आप को परसेप्शन साबित करने के लिए कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस महिला विरोधी नहीं है। इन्होंने खुद अपनी जो है बॉल जो है अपनी सत्ता पक्ष को सौंप दी। इन्होंने अपनी खुद अपनी विरोध करके सत्ता पक्ष को सौंप दिया। और हमारे कपीश जी बताएंगे कि क्या वो डिंपल यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे? क्या प्रियंका को वो आने वाले 2027 में कांग्रेस मुख्यमंत्री? हमारे बीच में राघवेंद्र राम द्विवेदी जी जुड़ गए, सुभाषपा प्रवक्ता, बार बार वो डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। राघवेंद्र जी, आज हाउस के अंदर चर्चा चल रही थी और हाउस के बाहर दोनों ही तरफ की तख्तियां सामने थी। विपक्ष भी कह रहा था भाई 33% आरक्षण लागू करो, सत्ता पक्ष भी कह रहा था कि आप इसको लागू नहीं करने दे रहे, और दूसरी तरफ हाउस में संख्याएं, लोग एक दूसरे के मंत्री गिन रहे हैं, लोग एक दूसरे के पार्टी अध्यक्ष गिन रहे हैं, कितनी महिलाएं, क्या एक दूसरे की पार्टी से जुड़े हुए पिछले विवादों को हाईलाइट कर रहे हैं कि किस महिला को लेकर किस पार्टी का क्या स्टैंड रहा है। तो बड़ा सवाल यही है कि अब 2027 पास आ रहा है, महिलाएं किसको चुनेंगी? चलिए, राघवेंद्र राम द्विवेदी जी का ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया है, फिर से उन्हें जोड़ने की कोशिश करेंगे। अंशु अवस्थी जी, आप बात रख रहे थे अपनी जी। कि ये बिल आया था और कांग्रेस विरोध कर रही है, तो उनको ये बात पूरी सेंटेंस को पूरा करना चाहिए कि कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार लेकर आई थी बिल। अगर पंचायतों में हमने रिजर्वेशन दिया तो उस समय हमने कोई नियम और शर्त नहीं रखी। इस देश में इस समय 543 लोकसभा सीटें हैं, आप उन पर आरक्षण दीजिए, हमारा पूरा समर्थन है। 2023 में यही बिल पास भी हुआ है। तो जब हमने समर्थन दे दिया, बिल पास हो गया, राष्ट्रपति के यहां से नोटिफिकेशन हो गया, तब फिर बीजेपी अड़ंगा क्यों लगा रही है? आप क्यों जानबूझकर ऐसी नियम और शर्तें रख रहे हो? हमने पंचायत चुनाव में राजीव गांधी जी ने 73वां करके हम लेकर आए। 15 लाख महिलाएं आज पंचायत में प्रतिनिधित्व कर रही हैं। तमाम प्रधान बनी, जिला पंचायत बनी, उससे एस्टेब्लिश होकर विधायक भी बनी होंगी। इससे सब सहमत होंगे प्रोग्रेसिव सोसाइटी में।
तो बीजेपी आखिर उसको इतना क्यों उलझा के रखना चाह रही? हम पूरी तरीके से इस कानून के समर्थन में हैं। ये कानून बनना चाहिए, महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन बीजेपी इसे गोल गोल न घुमाए। 2023 में जो बिल पास हुआ हम उसके साथ हैं। प्रभात त्रिपाठी जी को अगर कोई कंफ्यूजन हो, मैं क्लियरिफाई कर दे रहा हूं, हम साथ में हैं, पूरी तरीके से साथ में हैं। भाजपा इसमें परसीमन वाली बात क्यों ला रही है? क्योंकि जब 73वां 74वां संशोधन हुआ था, राजीव गांधी जी ने किया था, तो हमने परसीमन की शर्त नहीं रखी थी। उदाहरण ये है आस्था जी कि हमारे पास 10 रुपए हैं, हम उसमें से महिलाओं को 33 रुपए 3 रुपए देना चाह रहे हैं, लेकिन हम शर्त रख दें कि 30 रुपए और आ जाएंगे तब हम देंगे। ये तो कोई बात नहीं हुई। जितनी सीटें हैं उस पर लागू करिए, हम आपके साथ हैं। ठीक है, राघवेंद्र द्विवेदी जी। चलिए, एक बार फिर से वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं और ऋचा जी हमारे बीच में हैं। सवाल सबके आप सुन रही हैं, सरकार की मंशा पर सवाल उठाया जा रहा है और सबका साफ वही कहना है जिस दिन ये संशोधन गिरा था संसद के अंदर, जो वही बातें दोहराई जा रही हैं। एक तो ये कि भाई जितनी सीटें हैं अभी आप उन्हीं में 33% दीजिए, और दूसरा ये कि सरकार को पता था ये पास नहीं हो सकता, उसके बाद भी जानबूझ करके ये सब किया गया। आस्था जी, कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि महिलाएं पंचायत तक तो पहुंच जाएं, लेकिन इस देश के सदन के भीतर ना पहुंच पाए, क्योंकि इन परिवारवादी दलों को आप बार बार बीच में बोलने लगते हैं। आपको तमीज नहीं है अंशु अवस्थी जी, आपको बार बार बीच में बोलने लगते हैं। आप इनका ऑडियो डाउन करिए। जो विपक्ष के नेता को देखिए, यही इनका असली चेहरा है कि एक महिला प्रवक्ता को ये बोलने दे रहे हैं। प्रसाद जी की पत्नी को उनको सिखाइए तमीज। मैं आपको तमीज सिखाऊंगी, आप बदतमीजी करेंगे तो मैं आपको तमीज सिखाऊंगी। एक सेकंड, डोंट मेक इट पर्सनल, डोंट मेक इट पर्सनल, जस्ट स्टिक टू द टॉपिक। कोई नहीं बोलेगा, मैं जिसका नाम लूंगी उसकी आवाज जाएगी। ऋचा जी बोलिए, क्या बना के रख दिया आपने डिबेट को, और वो भी महिलाओं को लेकर बात चल रही है। नहीं आस्था जी, कांग्रेस पार्टी ये क्यों नहीं बताती है कि सोनिया गांधी जी जो 2004 से लेकर 14 तक सुपर प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने महिला आरक्षण बिल को लागू करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता क्यों नहीं दिखाई? 7 बार कांग्रेस पार्टी ने महिला आरक्षण बिल को लैप्स कराया है। इसको पास कराने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया और लागू करने का काम भी हम ही करेंगे। लेकिन परिसीमन से कौन लोग डर रहे हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी को इस बात का डर है कि अगर परिसीमन हो जाएगा तो धर्म और जाति के आधार पर इन्होंने जो तुष्टीकरण कर रखा है, आने वाले चुनावों में इनको नुकसान होगा, इसलिए परिसीमन का विरोध कर रहे हैं। और मैं तो आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि 4 परिसीमन पेंडिंग है, 7 बार जनगणना हुई लेकिन केवल 3 बार परिसीमन हुआ, 4 परिसीमन पेंडिंग है। अगर एक बार और महिला आरक्षण बिल को लागू करने के लिए परिसीमन को जनगणना से मुक्त कर दिया जाता है, आधी आबादी को प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए एक महान यज्ञ में आहुति दी जाती है, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को इससे क्या दिक्कत होती है? ठीक है ऋचा जी, एक सेकंड के लिए आपको रोकूंगी। एक ट्राई और कर लेते हैं। राघवेंद्र राम द्विवेदी जी, अगर उन तक आवाज पहुंच रही। राघवेंद्र जी अपनी बात रखिए, आप बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं और अब शो भी खत्म होने का टाइम आ रहा है। राघवेंद्र जी जहां तक महिलाओं की बात है, बहु बेटियों की बात है, तो उनको क्या चाहिए समाजवादी पार्टी से और कांग्रेस पार्टी से उनको पता है, क्योंकि एक दशक तक केंद्र में अभी तत्कालीन 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही और 2012 से 2017 तक बबुआ और चच्चा की सरकार रही। तो महिलाएं जानती हैं और महिलाएं इनसे वही उम्मीद करती हैं विपक्ष में बैठने का। आप देखिए होंगे किस तरह बहन जी के साथ इन्होंने दुर्व्यवहार काम किया और फिर वही सत्ता पाने के लिए अपनी पत्नी को आगे कर दिए, बहन जी के पैर पे गिराए। अभी हाल की ही घटना है, हम लोग उस पर डिबेट भी किए हैं न्यूज 18 पे। अखिलेश जी की पत्नी जो समाजवादी पार्टी की सांसद भी हैं, उनको लेके एक मौलवी ने क्या दिया, यही कपिल श्रीवास्तव, इनका मुंह सिल गया था। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं को साफ सूंघ गया था, कुछ नहीं बोल पाए। समाजवादी पार्टी के लोग वही लोग हैं जो कहते हैं लड़के हैं गलतियां हो जाएंगी, फांसी दे दे क्या, फांसी दे दे क्या, ये वही समाजवादी लोग हैं। समाजवादी खून वही है। ये केवल बलात्कार, केवल लूट, डकैती, हत्या, ये इनके सरकार में हुआ और यही चाहते हैं।
ये कभी विकास की बात नहीं करेंगे, ये कभी इन्वेस्टर समिट की बात नहीं करेंगे, कभी मेडिकल कॉलेज की बात नहीं करेंगे, कभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात नहीं करेंगे, कभी एक्सप्रेसवे की बात नहीं करेंगे। ये बातें इनको अच्छी नहीं लगेंगी। विकास की बातें इनको अच्छी नहीं लगती है, इनको अच्छी लगती है वही पुरानी समाजवादी पार्टी के वो जमीन हमारी है, कब्रिस्तान को कैसे घेरा जाए, मुस्लिम के मस्जिद को कैसे अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जाए, ये इनका काम है। समाजवादी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी सरकार और जनता दोनों जान चुकी है। इनको लगातार 2047 तक विपक्ष में बैठने का मौका सरकार जनता ने दिया है और जनता ही सर्वोपरि है। आप ये लगातार चुनाव हार रहे हैं, उसका चलिए, कुल मिलाकर बेटियों के हक पर बात लगातार जारी है। पक्ष विपक्ष दोनों ही बात कर रहे हैं बेटियों के हक की, लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि एक सियासी परसेप्शन वॉर इसके पीछे शुरू हो चुका है कि महिलाओं का असल हिमायती कौन है, कौन महिला आरक्षण को जो है संशोधन के साथ लागू नहीं होने देना चाहता और कौन इसको लागू कराना चाहता है। बहरहाल आप सभी का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सीएम योगी ने साफ शब्दों में कहा कि जो दल महिला आरक्षण के विरोध में खड़े हैं उनका आचरण देखकर गिरगिट शर्मा जाए। उन्होंने 1995 के गेस्ट हाउस कांड से लेकर शाहबानो केस तक का जिक्र कर दिया और सदन में निंदा प्रस्ताव पारित हो गया। दूसरी तरफ विपक्ष ने भी पलटवार करते हुए इसे बीजेपी की चुनावी नौटंकी बताया है। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।